ये बेस थ्योरीज हैं टू अंडरस्टैंड दी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो रीसेंट टाइम्स में यूपीएससी वापस से जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज में अभी भी एक गाली है, ड्रिफ्टर, वो यहीं से आई है। और जो हमारा खुद का यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स, वो सिर्फ 13.7 बिलियन ईयर ओल्ड है, 13.7। और ये 100 बिलियन ईयर में भी कॉन्टिनेंट को मूव नहीं कर पा रही हैं फोर्सेस। 1912 में जब ये थ्योरी बाहर आई तो उस टाइम पर जो बुढ़े बुढ़े जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने तो ड्रिफ्टर ड्रिफ्टर चिल्लाना शुरू कर दिया। दिस इज निर्णय आईएएस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की। इन दो थ्योरीज के ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं। ये बेस थ्योरीज हैं टू अंडरस्टैंड दी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। देखिए, अगर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स को उठाकर उसके 2013 से लेकर 2025 के क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को एनालाइज करें तो आपको समझ में आता है कि यूपीएससी ने अभी तक इस एरिया में से 4 बार क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन 2013 में पूछा था और एक क्वेश्चन 2016 में पूछा था। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो 2023 में आया है एंड देन 2025 में आया है। तो रीसेंट टाइम्स में यूपीएससी वापस से जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। देखिए, मैंने देखा, ट्रेंड देखा है कि 2016 से लेकर 2021 तक यूपीएससी ज्यादातर ज्योग्राफी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लाइमेटोलॉजी से पूछ रहा था रेदर देन जियोमॉर्फोलॉजी। एक दो क्वेश्चंस जियोमॉर्फोलॉजी से भी आ रहे थे, लेकिन लास्ट 2 से 3 सालों में यूपीएससी हैज फोकस्ड अपॉन जियोमॉर्फोलॉजी और यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अर्थक्वेक के ऊपर, अर्थक्वेक की वेव्स के ऊपर, वोल्केनोस के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, वोल्केनिक ऐश के ऊपर क्वेश्चन आया है एंड गाइस 2025 में एंड 23 में हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस देखे। तो आइए एक क्वेश्चन हम सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी ने जो पूछा है और उससे गाइडेंस लेते हैं कि हमें ये लेक्चर को किस तरीके से पढ़ना है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, देखिए कि क्या डायमेंशन वो पूछता है। तो आपके सामने 2023 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू प्लेट टेक्टोनिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड ओशियानिक ट्रेंचेस। जी हाँ, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है और उससे हिमालयाज का ओरिजिन होता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है बिकॉज वो एक्सप्लेन कर देता है द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। ट्रेंचेस की बात करें तो मैरियाना ट्रेंच जो है वो फिलिपिनो प्लेट और पैसिफिक प्लेट की कन्वर्जेंट बाउंड्री पर लोकेटेड है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। नाउ ये जो स्टेटमेंट है आपकी, एज यू कैन सी दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? देखें, अगर आप अर्थक्वेक की और वॉल्केनोस की बात करें तो 85% से ज्यादा वॉल्केनोस और 90% से ज्यादा हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स प्लेट बाउंड्रीज पर ही होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये भी बिल्कुल ठीक है। कॉन्टिनेंट मूव क्यों होते हैं उसको भी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एक्सप्लेन करती है। हेंस द आंसर इज डी। तो इससे हमें ये समझ में आया कि हमें इन सभी डायमेंशंस के बारे में, जो 3 स्टेटमेंट थी और इन तीनों स्टेटमेंट में जो डायमेंशंस थी, पहली चीज माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं, ट्रेंचेस कैसे बन रही हैं, ये जानना है दोस्तों। इसके साथ साथ सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो बात कर रही थी किसकी? वो बात कर रही थी जी अर्थक्वेक वोल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो भी हमें जानना है। प्लस वी ऑल्सो नीड टू रीड अबाउट द रिस्पॉन्सिबल हाउ द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया है आपको गाइड करने के लिए कि आपको इस टॉपिक को किस तरीके से अप्रोच करना है। एंड अगर आपको ये टॉपिक सही रूप से अप्रोच करना है तो आप प्लीज सबसे पहले आज के इस लेक्चर को बहुत अच्छे से कीजिए। आइए शुरू करते हैं, थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर्स आर बेसिकली मैप मेकर्स, जो मैप्स को ड्रॉ करते थे। पहले एक बहुत ही बड़ा ये प्रोफेशन हुआ करता था, लेकिन गूगल मैप्स के बाद, जीआईएस के बाद इट इज नॉट सच अ बिग प्रोफेशन। तो अब्राहम ओरेलियस एक डच मैप मेकर थे जिन्होंने ये सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया 1596 में कि जो कॉन्टिनेंट्स के कोस्ट लाइंस हैं वो एक दूसरे के साथ फिट हो रही हैं। जैसे कि पजल्स के 2 पीस फिट होते हैं ना, वैसे ही कॉन्टिनेंट्स की कोस्ट लाइन एक साथ फिट हो रही है, यानी कि सभी कॉन्टिनेंट्स को अगर जोड़ा जाए तो उनकी कोस्ट लाइन परफेक्टली मैच होगी। इस आइडिया को सबसे पहली बार हमें शो किया एंटोनियो पेलेग्रीनी ने, जो एक इटालियन मैप मेकर थे।
उन्होंने सभी कॉन्टिनेंट्स को उठाकर एक साथ जोड़ दिया और उस मैप को ड्रॉ करके दिखाया। तो सबसे पहली बार आपके कॉन्शियस में कि भैया सब कॉन्टिनेंट एक साथ कनेक्टेड थे, इट केम हेयर, एंटोनियो पेलेग्रीनी। उसके बाद देखिए एल्फ्रेड वेगनर आते हैं 1912 में, जो कि एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और वो सबसे बड़ी थ्योरी दे देते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, जियोलॉजी की। ये हैं एल्फ्रेड वेगनर, 1912। देखिए अपने लाइफ टाइम में इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। देखिए ये एक पेलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, यानी कि ये जगह जगह जाकर उन एरिया से क्लाइमेट को एनालाइज करते थे और ये देखते थे कि भैया आज से मिलियन साल पहले, बिलियन साल पहले इस एरिया का, इस लैंड का क्लाइमेट क्या रहा होगा। तो अपनी इसी रिसर्च में ये इंडिया भी आए, अमेज़न फॉरेस्ट भी गए। ये इंडिया में जहां छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का रीजन है वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस रीजन के अंदर ग्लेसिएशन के एविडेंस हैं, यानी कि जहां भी बर्फ होती है वहां पर यू शेप्ड वैलीज बनती हैं, वहां पर ग्रेवल होता है एक स्पेशल टाइप का। तो इनको ऐसे एविडेंसेस मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में देखने को मिले जहां पर गोंड ट्राइब रहती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई आज के टाइम पर इस रीजन के अंदर बर्फ नहीं पड़ती है, बट यहां पर ग्लेसिएशन के इनको एविडेंस मिले। ऐसे ही अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, जहां पर डेफिनेटली बर्फ आज नहीं पड़ती है, वहां पर भी इनको कुछ ऐसे ही एविडेंसेस मिले। अब ये एविडेंस मिलने का मतलब ये होता है दोस्तों कि भाई ये जो एविडेंस मिले हैं, ये क्या दिखाते हैं? ये इनको ये दर्शाते हैं कि इन रीजन्स के अंदर पहले जो क्लाइमेट था वो आज की तरह नहीं है। तो देखो एल्फ्रेड वेगनर ने एक सिंपल सी बात ये कही कि भैया अगर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बर्फ पड़ रही है तो या तो सन और अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आया है, अर्थ की टिल्ट में कुछ चेंज आया होगा, मे बी बहुत एक्सेसिव हाई, या फिर सन की जो इंसुलेशन अर्थ तक पहुंचती है उसमें कुछ चेंज आया होगा। दूसरा रीजन हो सकता है कि भाई जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं और आज की पोजीशन पर ये कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, यानी कि इंडिया एक समय पर साउथ पोल के पास लोकेटेड था, जहां पर यहां पर बर्फ पड़ती थी और बर्फ पड़ने की वजह से यहां पर ग्लेसिएशन के साइन है। अब देखो सन और अर्थ की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो हमारे पास प्रूफ्स ऐसे हैं कि ये कभी भी चेंज नहीं हुई है, नेवर इट हैज बीन चेंज्ड। सन ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर से जैसा था वैसा ही है। फ्रैक्शनल अप एंड डाउन सन के आउटपुट में चलता रहता है, बट सन वैसा ही है। अर्थ का टिल्ट भी जितना था उतना ही है, माइन्यूट डिफरेंसेस आए हैं 1 डिग्री आधे डिग्री के। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को वैसे हम मिलानकोविच साइकिल्स कहते हैं, जो हम कभी और पढ़ेंगे। फाइन, तो ये ऑप्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल, हेंस ऐसा सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट की वजह से हो सकता है। अब देखिए ये आइडिया इनको कैसे आया। जब ये क्लाइमेट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो एक बार ये ग्रीनलैंड जाते हैं और ग्रीनलैंड पर ये एक आइस शीट के ऊपर, जो कि ओशन के ऊपर होती है, उसके ऊपर अपना टेंट लगाकर रहने लगते हैं। एक दिन वो आइस शीट टूट जाती है और ओशन की वेव्स के साथ ड्रिफ्ट करने लगती है। तब उनको दिखता है कि वो जिस जमीन पर, जिस आइस शीट पर रह रहे थे, वो ड्रिफ्ट हो रही है। वहां से इनको आइडिया आया कि अच्छा, जैसे मेरे टेंट लगी हुई आइस शीट मूव कर रही है आगे पीछे ऊपर नीचे, वैसे ही शायद एक टाइम पर कॉन्टिनेंट्स भी ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। तो यहां से एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का आइडिया दोस्तों निकाला। अब देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए एल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा, पहले मैं आपको इस थ्योरी को समझाता हूं, समझिए। देखिए एल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग आज से अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे और इस मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट का नाम उन्होंने पैंजिया रख दिया।
पैन यानी कि ऑल, जैसे कहते हैं पैन अमेरिका, पैन इंडिया यानी कि पूरा इंडिया, पैन यानी कि, जिया यानी कि लैंड, तो ऑल लैंड इज पैंजिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज से 200 मिलियन साल पहले सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, फॉर्मिंग अ सिंगल लैंड मास जिसका नाम था पैंजिया। अगर सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े थे तो सभी के सभी ओशंस भी एक साथ जुड़े होंगे और एक सुपर डुपर ओशन क्रिएट हो रहा होगा। दैट सुपर डुपर ओशन वॉज नेम्ड एज पैंथेलासा। लासा यानी कि वाटर, पैंथा यानी कि ऑल, तो सारा वाटर एक जगह, पैंथेलासा। तो पैंजिया था और पैंथेलासा था मेरे भाई आज से अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो। ये आ गया आपका पैंजिया और नीचे है पैंथेलासा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पैंजिया ब्रेक हो गया। इट ब्रोक इनटू टू कॉन्टिनेंट्स। द नॉर्थ कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड एज एंगारा लैंड और साउथ कॉन्टिनेंट को कहा गया गोंडवाना लैंड। अब इसका नाम गोंडवाना क्यों रखा? देखिए, वो इंडिया आए थे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां पर एक गोंड ट्राइब रहती है, तो यहीं पर उन्होंने अपना रिसर्च किया था और अपने इस रिसर्च को एक मेमोरेबल बनाने के लिए उन्होंने जो सदर्न कॉन्टिनेंट था उसका नाम रख दिया गोंडवाना और इसका नाम रख दिया अंगारा लैंड। इसको लॉरेशिया भी कुछ लोग कहते हैं। फाइन। तो उनकी थ्योरी बहुत ही आसान थी कि भैया 200 मिलियन ईयर एगो पैंजिया टूटना शुरू हुआ इनटू अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड और ये कॉन्टिनेंट फर्दर ब्रोक हुआ इनटू द कॉन्टिनेंट्स वी नो टुडे। वैसे ये डायग्राम है जो आप देख सकते हैं। देखिए, पैंजिया 200 मिलियन के आसपास, लॉरेशिया, गोंडवाना, फिर 150 मिलियन के आसपास थोड़े से चेंजेस और होते हैं। इंडिया हैव स्टार्टेड टू ड्रिफ्ट एज यू कैन सी टू द नॉर्थ। कुछ में समय बाद और चेंजेस हुए, कुछ समय बाद ये है स्थिति। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ये डायग्राम को बना नहीं सकते एग्जामिनेशन हॉल में। उसके लिए आपको हैंडमेड डायग्राम बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा बनाना। तो मैं आपको यहाँ पर एक हैंडमेड डायग्राम दूंगा। आपके पास टाइम भी कम होता है मेंस एग्जाम में, तो आप ये डायग्राम वहां पर बनाकर आ सकते हैं। यानी कि सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स को आप एक साथ ऐसे दिखाइए और इसको लिखती है पैंजिया और इसको लिखिए पैंथेलासा। कुछ समय बाद एज यू कैन सी देयर वर टू कॉन्टिनेंट्स। थोड़ा सा अमेरिका की टाइप की शेप दीजिए, यहां पर रशिया टाइप की शेप देने की कोशिश कीजिए। दिस इज द लॉरेशिया और नीचे अफ्रीका, साउथ अमेरिका को जोड़कर थोड़ा सा इमेजिन करके बनाइए। इट वाज गोंडवाना। फाइन। अब जब ये दो कॉन्टिनेंट स्प्लिट होते हैं तो बीच में एक नया ओशन भी ओपन होता है जिसका नाम उन्होंने रखा टेथीज सी। विद टाइम लॉरेशिया इट ब्रोक इनटू अमेरिका। दिस इज द साउथ अमेरिका, बना दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे आप ग्रीनलैंड बना सकते हैं। अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड यहां पर ऑस्ट्रेलिया एंड कंप्लीट यूरोप। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ टुडे। ठीक है, तो किस तरीके से ये ब्रेक हुआ आप दिखा सकते हैं। एंड यहां पर आप लिख सकते हैं अबाउट 200 ईयर्स एगो। 225 इसको लिख दीजिए, इसको 200 मिलियन ईयर लिख दीजिए और इसको टुडे लिख दीजिए। तो यार कुछ इस तरीके से आप शो कर सकते हैं थ्रू अ हैंडमेड डायग्राम दिस थ्योरी। बहुत ही सिंपल थ्योरी है ये। तो पूरी थ्योरी क्या है देखिए, ये था आपका, जी हाँ, पैंजिया। ये टूटना शुरू हो चुका है, दो कॉन्टिनेंट्स में स्प्लिट हो चुका है। दिस इज द अंगारा लैंड एंड दिस इज व्हाट, दिस इज गोंडवाना लैंड। स्लोली स्लोली इंडिया स्टार्टेड टू मूव। ये देख सकते हैं, ईयर भी लिखा रहा है साइड में। सो दिस इज द एनिमेशन दैट आई हैव मेड फॉर यू to show how you can visualize the continental drift theory. अब यार
ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है यार, आपने कुछ चीज बात करी, आपने एक लॉजिक दिया, आपने कुछ भी बोला। जब भी आप कुछ भी बात करते हो, कुछ भी बोलते हो, तो आप अपने तर्क के लिए, अपने फैक्ट के लिए, सॉरी, कोई तर्क देते हो, कोई लॉजिक देते हो, या फिर आप उसके लिए एविडेंसेस प्रोवाइड करते हो। तो उनसे पूछा गया कि जो आप ये थ्योरी हमें बता रहे हैं, क्या इसके कोई एविडेंसेस आपके पास हैं? तो इन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए, 5 एविडेंसेस हैं जिनके ऊपर यूपीएससी ने 2025 में ही क्वेश्चन पूछा। देखिए, पहला एविडेंस है जिग सॉफिट। जिग सॉफिट का मतलब ये हुआ कि कॉन्टिनेंट्स की सारी कॉन्टिनेंट्स की जो कोस्ट लाइन है, वो एक दूसरे के साथ एज अ पजल पीस फिट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल विदाउट गैप ऑल कॉन्टिनेंट्स आर। तो जिग सॉफिट वाज द फर्स्ट एविडेंस गिवन बाय यस एल्फ्रेड वेगनर। सेकेंड है रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन, यानी कि आपको अक्रॉस द ओशन सेम एज की रॉक्स देखने को मिलती हैं। जस्ट अ सेकेंड, या यानी कि देखिए, जो रॉक्स हैं वो कैसे बनती हैं। आप समझिए कि मैग्मा ऊपर आता है, सरफेस पर आ जाता है, वो उसको हम लावा कहते हैं, एंड सरफेस पर जब वो सॉलिडिफाई होता है तो रॉक्स क्रिएट होती हैं। अब देखिए, अगर रॉक्स एक साथ बनी होंगी तो उनकी एज को हम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर वो रॉक्स एक साथ बनी होंगी तो उनका केमिकल कंपोजिशन भी लगभग एक जैसा ही होगा। तो आपको अक्रॉस द शोर लाइंस पूरी दुनिया में एक जैसी रॉक्स ही मिलती हैं, जो ये शो करती हैं कि यहां पर कभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, लावा बाहर आया होगा, और यहां पर एक टाइप की रॉक्स बनी होंगी। यानी कि आपको अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस द कोस्ट लाइंस सेम टाइप की रॉक्स मिलती हैं। ये उनका दूसरा एविडेंस था जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड था प्लेसर डिपॉजिट्स। देखिए, प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होती हैं? देखो, गोल्ड पूरी दुनिया में दो तरीके से मिलता है। सबसे पहले होते हैं लोड डिपॉजिट, दीज आर लोड LODE डिपॉजिट्स। पत्थर के अंदर आपको गोल्ड दिख रहा है। अब गोल्ड जो है वो एक नॉन रिएक्टिव मेटल है, तो इस पत्थर के अंदर जो गोल्ड का मेटल है आपको दिखता है, ये है लोड डिपॉजिट। जब इसी पत्थर का इरोजन भी हो जाएगा, वेदरिंग भी हो जाएगी, तो ये गोल्ड मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा, और ऐसे गोल्ड को हम प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसर्स डिपॉजिट। लेकिन जहां भी प्लेसर डिपॉजिट आपको देखने को मिलते हैं, अपस्ट्रीम द रिवर आपको लोड डिपॉजिट भी देखने को मिलते हैं, जो उन प्लेसर डिपॉजिट्स का सोर्स होते हैं। फाइन। अब देखिए, अफ्रीका के अंदर घाना कंट्री है। घाना जो कंट्री है उसको हम गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं। लेकिन अफ्रीका में घाना के अलावा कहीं भी आपको लोड डिपॉजिट नहीं मिलते हैं, लेकिन घाना के अंदर आपको प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भैया, घाना के अंदर गोल्ड आया तो आया कहां से प्लेसर डिपॉजिट्स में? उसके लोड डिपॉजिट्स दुनिया में कहां पर लोकेटेड हैं? तो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, अगर आप साउथ अमेरिका में, ब्राजील में देखते हैं, वहां पर जो प्लेट्यू रीजन है, वहां पर आपको लोड डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि एक समय पर क्या हुआ होगा, एक समय पर जो रिवर्स थी वो कुछ इस तरीके से फ्लो करती थी, और यहां का गोल्ड उन्होंने यहां घाना के अंदर डिपॉजिट किया था। सो दिस इज अगेन द थर्ड एविडेंस गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर। देखिए, नेक्स्ट एविडेंस जो था वो था टिलाइट्स, द एविडेंस ऑफ टिलाइट्स। देखिए, जब आप ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो हर एक ग्लेशियर के अंदर आइस के अलावा बहुत सारे अलग अलग सैंड, सिल्ट, कंकड़, पत्थर, दूसरे मटेरियल्स होते हैं। और जब ये ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, इनका वाटर फ्लो अवे हो जाता है, तो ये अपने बेस पर कुछ डिपॉजिट्स को छोड़ देते हैं, जिनको हम टिलाइट्स कहते हैं। तो टिलाइट्स आर नथिंग बट ग्लेशियल डिपॉजिट्स। अब इसमें क्ले होती है, बोल्डर होता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। तो आपको सेम काइंड के, सेम केमिकल कंपोजिशन के टिलाइट्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कि भाई, जो टिलाइट्स आपको अमेरिका में दिखता है वही आपको ऊपर यूरोप में और ग्रीनलैंड में भी दिख रहा है, जो शो करता है कि कॉन्टिनेंट कभी ना कभी एक साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट फिफ्थ एविडेंस था फॉसिल्स। दो चीज सुनिए। सबसे पहली चीज, आज के टाइम पर अगर आप साउथ अमेरिका की वाइल्ड लाइफ को देखें
तो वो अफ्रीका से लगभग ऑलमोस्ट अलग है। कुछ बर्ड स्पीशीज कॉमन होंगी, लेकिन जो मैमल्स की स्पीशीज हैं या फिर रेप्टिलियन स्पीशीज हैं वो टोटली अलग हैं। अगर आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहां पर आपको जैगवार्स देखने को मिलते हैं, एनाकोंडास देखने को मिलते हैं, कैपाबेरास देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप अफ्रीका की बात करें, आपको वहां पर लायंस, लेपर्ड्स, हिप्पोपोटामस, राइनोसरस ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, अजगर देखने को मिलता है। तो वाइल्ड लाइफ बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप डायनासोर्स के फॉसिल्स को देखते हैं तो भाई इन 3-4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर एक जैसे डायनासोर्स मिल रहे हैं, जैसे कि अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, एंटार्क्टिका में आपको इस डायनासोर का, जिसका नाम लिस्टोरोसॉरस है, उसका फॉसिल मिल रहा है। वहीं आपको अफ्रीका के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर मीजोसॉरस दिख रहा है, ये देखें, ये रहा। ठीक है, आपको अफ्रीका और साउथ अमेरिका में ये टिरासिक लैंड में साइनोगोसॉरस देखने को मिल रहा है, जो ये शो करता है कि ये उस एनिमल की उस समय पर रेंज रही होगी, एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल। तो ये 5 एविडेंसेस उन्होंने दिए टू प्रूव हिज पॉइंट। अब इसी के ऊपर 2025 में क्वेश्चन आ गया, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द एविडेंस ऑफ द फिनोमिना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? A belt of very ancient rocks along the coast of Brazil matches similar rocks on the west coast of Africa. तो एग्जैक्टली ये चीज ठीक है यार, है ना। पहला एविडेंस हमने पहला देखा था जिग्स ऑफ फिट, और दूसरा देखा था एज ऑफ रॉक। तो एज ऑफ रॉक है ये। द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर इंटरप्रेटेड एज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजीलियन प्लेट्यू फ्रॉम अ टाइम व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स वर एडजेसेंट। बिल्कुल ठीक बात है, ये बताया था मैंने आपको। The Gondwana sedimentary system of India has corresponding formations on several land masses in the southern hemisphere. बताइए, ये स्टेटमेंट ठीक है नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। जो गोंडवाना का सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है वैसे ही आपको मेडागास्कर में भी देखने को मिलता है, एंड अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है। तो ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां से यूपीएससी आपके लिए पूछ रहा है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। आइए नेक्स्ट, पूछा गया उनसे कि भैया आपने ये तो हमें दे दिया, पर आप ये बताइए कि ये जो कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट हो रही है, हमने आपकी ये बात मान ली कि आज से 200 मिलियन साल पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, उसके बाद वो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं और आज के टाइम पे जो शेप है वो ले लेते हैं। लेकिन आप प्लीज हमें ये बताइए, इन कॉन्टिनेंट्स को शिफ्ट करने में, ड्रिफ्ट करने में एनर्जी कहाँ से आ रही है? कोई ना कोई तो फोर्स होगी ना, दैट विल बी कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, जो इन कॉन्टिनेंट्स को मूव कर रही है। अब देखो, वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट ही थे, वो एक ट्रेन्ड जियोलॉजिस्ट नहीं थे। तो उनकी थ्योरी ठीक थी सिर्फ यहां तक। जब उनसे पूछा गया व्हाट वाज द फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, तो उन्होंने कहा कि भैया टाइडल फोर्स इज द फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, यानी कि जो सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल हमारी अर्थ के ऊपर लग रहा है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, my dear friends, please understand this thing, the gravitational pull of sun and moon on the earth is responsible for the drifting of the continents. Okay, अब यार न्यूटन तो 1700 में आ गए थे, जिन्होंने हमें ग्रेविटी का फॉर्मूला भी दे दिया। सन का मास, मून का मास, अर्थ का मास सब हमें पता है। तो आप सब कुछ लगा लगू के कैलकुलेट कर सकते हो टाइडल फोर्सेस को। टाइडल फोर्सेस को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 100 बिलियन ईयर्स के लिए भी अगर आप इन फोर्सेस को अर्थ के ऊपर लगा दो, तब भी इतनी एनर्जी जनरेट नहीं होगी कि वो कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कर पाए। हेंस द टाइडल फोर्स जो उन्होंने दी, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एक और हम फोर्स बताएंगे आपको। दूसरी फोर्स उन्होंने दी, उन्होंने देखा कि देखो जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है वो वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से कॉन्टिनेंट्स के ऊपर फोर्स लग रही है उनके हिसाब से, ठीक है, एंड दैट ही कॉल्ड एज पोलर फ्लीइंग फोर्स। लेकिन हमें अर्थ की स्पीड पता है क्या है, हमें अर्थ के रोटेशन की स्पीड पता है क्या है, हमें कॉन्टिनेंट्स का मास पता है क्या है। उनके हिसाब से ये दोनों फोर्सेस कॉन्टिनेंट्स की
ड्रिफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन दोस्तों उस समय पर मैथमेटिशियंस ने इसको कैलकुलेट करके देखा तो पता चला कि भैया 13 छोड़ो 100 बिलियन ईयर्स के लिए भी ये फोर्सेस लग जाएं तो कॉन्टिनेंट्स को मूव नहीं कर पाएंगे, एंड हेंस दिस वाज कंसिडर्ड रॉन्ग, नॉट एक्सेप्टेबल। और यही एक रीजन था क्यों। देखो हमारे पास पुख्ता एविडेंस है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम और जो हमारा खुद का यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स, वो सिर्फ 13.7 बिलियन ईयर ओल्ड है। 13.7, और ये 100 बिलियन ईयर में भी कॉन्टिनेंट को मूव नहीं कर पा रही हैं फोर्सेस। सो दीज आर नॉट द फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो यही एक रीजन था कि क्यों इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया और इनके लाइफ टाइम में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज में अभी भी एक गाली है, ड्रिफ्टर, वो यहीं से आई है। यानी कि ऐसे साइंटिस्ट जो ये सोचते थे कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं, उनको कहा गया ड्रिफ्टर। बैड वर्ड, फाइन। अब देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व पता है किसने किया? जी हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए आर्थर होम्स थ्रू कन्वेक्शन करंट थ्योरी। आज की लास्ट थ्योरी है। देखिए 1912 में जब ये थ्योरी बाहर आई तो उस टाइम पर जो बुढ़े बुढ़े जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने तो ड्रिफ्टर ड्रिफ्टर चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग उस टाइम पर यंग जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोचा कि यार चलिए इस आइडिया की तरफ हम सोच कर तो देखें, एक बार एक्सप्लोर करके तो देखें। और इसी श्रेणी में थे दिस पर्सन नोन एज आर्थर होम्स, अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट। अब ये ट्रेनिंग से जियोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने पता क्या बोला? इन्होंने कहा, देखें, इन्होंने कहा कि भाई कॉन्टिनेंट्स डेफिनेटली ड्रिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करने के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं दे आर नॉट द फोर्सेस ऑफ पोलर फ्लीइंग फोर्स एंड द टाइडल फोर्स। नहीं, ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थ के अंदर कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अर्थ की मेंटल के अंदर कुछ कन्वेक्टिव करंट्स हैं। कुछ करंट, तो कन्वेक्शंस क्या होते हैं, कन्वेक्टिव करंट क्या होते हैं? अगर आपने कभी भी चाय बनाई है ना, आपने पानी दूध कुछ भी उबाला है, तो जब उबाल आता है तो बीच में ना कुछ चीज राइज हो जाती है ऐसे, और साइड में वो चीज नीचे जाती है। तो यहां से गर्म हो रहा है, गैस कर रही है, तो पानी ऊपर जा रहा है यहां से एक्सपैंड होके, और यहां से नीचे आ रहा है ना। वो ऐसे उबलता रहता है ना, यूं 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 यूं, जब आप किसी भी चीज को बॉईल करते हो, हाँ या ना। सो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज नोन एज व्हाट? दिस माय डियर फ्रेंड्स इज नोन एज कन्वेक्टिव करंट्स। ये क्या है दोस्तों? आपके कन्वेक्टिव करंट्स, ठीक है। अब देखो इस पूरी थ्योरी को आप विजुअलाइज कर सकते हैं थ्रू दिस एनिमेशन जो मैंने आपके लिए बनाई है। देखिए ये एक लैंड मास है, ये एक लैंड मास है, ये एक लैंड मास है, एक लैंड मास है। इस लैंड मास को बाद में जाकर प्लेट कहा गया, ठीक है। लेकिन अभी हम कन्वेक्टिव करंट देख रहे हैं जो मेंटल के अंदर है। ये है कन्वेक्टिव करंट जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये इस तरफ जा रहा है कन्वेक्टिव करंट, तो प्लेट इस तरफ मूव कर रही है। यहाँ कन्वेक्टिव करंट इस तरफ जा रहा है तो प्लेट इस तरफ मूव कर रही है। यहाँ कन्वेक्टिव करंट इस तरफ जा रहा है तो प्लेट इस तरफ मूव कर रही है। यहाँ कन्वेक्टिव करंट इस तरफ जा रहा है तो टेक्टोनिक प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, एज यू कैन सी। सो दिस वाज द कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। तो आर्थर होम्स ने सिंपली ये कहा कि एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन अर्थ के अंदर जो कन्वेक्टिव करंट्स हैं वो रीजन है फॉर द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अभी तक हमने इनको प्लेट्स नहीं कहा। देखिए जो प्लेट वर्ड है वो जेटी विल्सन ने दिया था, और उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इन द डिफरेंट लेक्चर। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आर्थर होम्स ने एक बहुत ही सिंपल बात कही, इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव्स बट द कन्वेक्टिव करंट्स बिकॉज ऑफ विच द कॉन्टिनेंट्स मूव। गेटिंग माय पॉइंट? दिस वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय, जी हां, आर्थर होम्स। आर्थर होम्स। दोस्तों आज के लेक्चर में ना मेरे पास इतना ही टाइम था। अब देखो आर्थर होम्स ने ये बात तो कह दी, बट ये बात उन्होंने हवा में कही। इसका प्रूफ क्या था?
कोई आज तक भी अर्थ के मेंटल में तो गया नहीं है। अभी तक भी जो सबसे डीपेस्ट बोर होल हमने खोदा है वो अबाउट 12 किलोमीटर्स गहरा है, ठीक है। तो आप अभी तक भी मेंटल में तो नहीं पहुंचे हैं। अगर आप मेंटल में नहीं पहुंचे हैं तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि हमारे मेंटल के अंदर कन्वेक्टिव करंट्स हैं? इसका क्या प्रूफ है? तो दोस्तों इसका प्रूफ हमें दिया बेसिकली हैरी हेस और डाइट्स ने थ्रू सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। देखिए 1930s तक सबमरीन्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। सबमरीन्स का इन्वेंशन हुआ था, जर्मनी ने यू बोट्स क्रिएट की थी और उसके बाद सबमरीन्स क्रिएट हुई वर्ल्ड वॉर 2 में। और उसके बाद ये सबमरीन्स जब डीप ओशन में जाने लगी तो डीप ओशन से आप सैंपल्स को उठाकर लाने लगे और इसी का इस्तेमाल करते हुए जी हैरी हेस और डाइट्स ने अपनी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी, जिसने आर्थर होम्स की कन्वेक्टिव करंट थ्योरी को प्रूव किया। और उसके बाद इन्होंने एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव किया। और यही तीन बेसिक थ्योरीज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इन्होंने मिलके हमें क्या प्रोवाइड किया? जी हां, मॉडर्न व्यूज, दैट इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ऐसे ये थ्योरी बनी और ऐसे ही आपको पढ़नी है। हमने 2 क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व भी किए। सो गाइस, ये लेक्चर आपको कैसा लगा डेफिनेटली मुझे बताइएगा और अगले लेक्चर के लिए प्लीज एनरोल and we will move forward with C floor spreading theory and the modern views. Bye. Take care. I will meet you in the next one.